हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 6 है, थ्री ऑर्डर्स, जो कि हिस्ट्री का है। इसी के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके मिड टर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन मीडिएवल यूरोप द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी ऑर्डर्स। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहले का जो समाज था वो अलग अलग हिस्सों में बटा रहता था। तो वैसे ही बात करी गई कि जो आपका मध्यकालीन यूरोप था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो उस वक्त जो थे वहाँ पर ऑर्डर वो 3 थे। पहला आपका था वो क्लर्जी, फिर आपके आते हैं नोबेलिटी, और तीसरा आपका आता है एक तरीके से जो किसान वर्ग होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्लर्जी, नोबल्स एंड पीजेंट आर द 3 ऑर्डर्स बेसिकली जो कि मिडिएवल यूरोप में सोसाइटी को डिवाइड करते थे। पहला क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मिडिएवल यूरोप सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ। तो पहला वाला जो वर्ग था वो कौन सा था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वो वर्ग था आपका पादरी वर्ग, यानी कि क्लर्जी कहा जाता है उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो जो सेकंड ऑर्डर जो जिसको मैंने नोबल बताया आपका, वो उनका काम क्या था वो पूछा गया। तो इनका मेन काम था एक तरीके से शासन करना और एक तरीके से युद्ध वगैरह करना, ये इनका मेन काम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, टू फाइट, इनका मेन काम था। अगला क्वेश्चन आपका, द थर्ड ऑर्डर इन यूरोप मेनली इंक्लूडेड। जो थर्ड ऑर्डर था जिसमें मैंने आपको पीजेंट्स बताया बेसिकली, तो वो पीजेंट्स ही आते थे एक तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पीजेंट एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट वो है जो बंधुआ मजदूर हैं बेसिकली, जो एक तरीके से गुलाम जिनको आप कह सकते हो, ये वो वाले मजदूर हुआ करते थे जो कि तीसरे ऑर्डर में आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हु इंजॉय द राइट टू कलेक्ट टीथ और 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि टीथ इकट्ठा करने का अधिकार किसके पास था? तो देखिए, उस समय का जो यूरोप था आपका, उसमें जो सबसे ऊपर था आपका क्लर्जी वाला वर्ग, उसके पास ये एक पावर थी कि वो जो लोग हैं उनकी उपज का 1/10वां हिस्सा लेगा, जिसका नाम था टीथ। टीथ यानी कि एक तरीके से ये कर है, यानी कि टैक्स है, जो कि क्लर्जी लेते थे कौन से? किसानों से। ठीक है, उनकी उपज का 1/10वां हिस्सा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है आपका, द टर्म मेनर इन मिडिएवल यूरोप रेफर्स टू। तो मेनर जो वर्ड है आपका, वो लॉर्ड या फिर जो भी जमींदार हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, उसी पर लोग रहते थे, खेती करते थे, अपने जंगल रखते थे, या फिर मान लीजिए न्यायालय स्थापित करते थे। तो इस बहुत बड़ी जमीन को ही मेनर कहा जाता था मिडिएवल यूरोप में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मिंट बाय द मिडिएवल एज इन यूरोप। तो देखिए, मिडिएवल एज का मतलब ये है कि जो यूरोप का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और उसमें 5वीं शताब्दी से लेकर के 15th सेंचुरी तक का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, तो वो वाला जो एज है, फिर जो युग है, उसको हम मध्यकालीन युग कहते हैं। ठीक है, तो यूरोप के इतिहास में 5वीं से 15वीं शताब्दी तक की अवधि को मध्यकालीन युग यानी कि मिडिएवल एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पावर ऑफ चर्च। तो चर्च की हमें पावर बतानी है। तो चर्च जो था वो बहुत ही बड़ी जमीन को एक तरीके से कंट्रोल करता था, ये लोगों पर टैक्स लगाते थे। इसके अलावा जो भी नॉर्मल राजा हैं या फिर किसान हैं या फिर लोग हैं, उनको ये इन्फ्लुएंस करते थे बेसिकली, उनको दिशा निर्देश देना कि कैसे रहना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो ये सब जो काम था वो किसका हुआ था? चर्च का हुआ करता था। इसके अलावा जो उस वक्त चर्च के पोप हुआ करते थे, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड के नाम से रिगार्ड किए जाते हैं, यानी कि जो पोप है वो कौन है? वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और आपको जो भी अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है वो आपको इनके पास जाना पड़ेगा और वो आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। तो पोप वॉज रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सन कुड नॉट बिकम प्रिस्ट। तो किस प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो पुजारी या फिर पादरी नहीं बन सकते थे, यानी कि पहले वाले में नहीं आ सकते थे। तो पहला तो हो गया स्लेव, यानी कि दासों को बिल्कुल अनुमति नहीं थी कि वो पुजारी बन सके। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, डिसेबल है, तो वो भी नहीं बन सकता। और इसके अलावा वुमेन्स जो थी वो भी जो पादरी थी वो नहीं बन सकती थी, यानी कि स्लेव, फिजिकली डिसेबल पर्सन एंड द वुमन कुड नॉट बिकेम प्रिस्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वेयर डिड मॉन्क लिव मेंशन देयर मेन प्लेस। तो जो मॉन्क थे, मॉन्क यानी कि भिक्षु जो थे या फिर साधु आप कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो कहाँ पर रहते थे? तो इनका जो रहने का जो स्थान था वो मोनेस्ट्री था। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मोनेस्ट्री वगैरह बनाई गई, जैसे कि आपने आश्रम सुना होगा, जैसे कि भारत में बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो मठों में रहते हैं, फिर आश्रम में रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यूरोप में भी बना, तो ये आपका बना मोनेस्ट्री में लोग रहते थे। और वो जो मोनेस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिटरी प्लेस था, एकांत स्थल था, जहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती थी उनको। तो वो असली जीवन से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते थे। जीवन कहने का मेरा मतलब ये है कि वो समाज के साथ बंध करके नहीं रहते थे, वो अपना अलग ही रहा करते थे। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेस था वो सॉलिटरी प्लेस था, जहाँ पर कौन रहते थे? मॉन्क्स रहा करते थे। इसके अलावा वो वहाँ पर पूजा प्रार्थना करते थे और अपनी जो भी दिनचर्या थी वो करते थे एक तरीके से पूरा का पूरा वहीं पर। और एक मठ का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि फ्रांस का था, 910 क्राइस्ट एरा के टाइम का कुलूनी मोनेस्ट्री। ठीक है, आपको एक
होमवर्क देता हूं मैं इसी टाइम पर, यानी कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए एक कमेंट छोड़ के जाता हूं। आप मुझे बताइए कि एक और कौन सा मठ था जो मिडिएवल एज में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एक तो मैंने आपको बता दिया क्लूनी मोनेस्ट्री, तो एक आपको बताना है कि एक और कौन सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिफाइन सॉफ्टडम। तो सॉफ्टडम जो आपका होता है वो एक दास प्रथा को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो किसान थे बेसिकली वो दास के तरीके से रहेंगे या फिर गुलाम बन के रहेंगे, और वो कभी भी जिस मेनर के अंडर में हैं, जिस भी लॉर्ड के अंडर में हैं, उसके अनुमति के बिना वो उस जगह को नहीं छोड़ सकते। उनको जीवन भर वहाँ पर मजदूरी करनी है और अपने लॉर्ड की सेवा करनी है। तो वही है कौन, सॉफ्टडम। ठीक है, तो पीजेंट जो थे, पीजेंट का ही एक अलग टाइप जो एक तरीके से गुलाम वाला पीजेंट है, जो दास वाला पीजेंट है, उसको कहा गया था। क्या कहा गया था भाई, सॉफ्टडम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका व्हाट वाज टीथ। तो टीथ जो आपका है वो एक टैक्स है जिसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं अपनी उपज का 1/10 जो हिस्सा है प्रोडक्शन का जो भी है वो चर्च को दे देते थे। तो टीथ जो था आपका वो किसको देते थे, चर्च को दे देते थे, कौन, किसान लोग। और एक और टैक्स था आपका जिसको हम कहते हैं टैली। जो टैली वाला जो चर्च था, सॉरी टैक्स था, वो राजा लिया करता था किसानों से। तो उस वक्त के जो लोग थे मिडिएवल यूरोप के, वो दो टाइप के टैक्स दिया करते थे। एक तो हो गया आपका टीथ जो कि चर्च को देते थे, और एक दिया करते थे टैली जो कि राजा को दिया करते थे। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, व्हाट वाज टैली एंड व्हाट वाज टीथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब अ मेनर। तो मेनर क्या है ये हमें बताना है। देखिए जो मेनर जो आपका है वो एक रेजिडेंशियल स्टेट है, किसका भाई, लॉर्ड का। यानी लॉर्ड जो उस समय हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। बड़ी बड़ी ज़मीनों का मतलब ये समझिए कि जो दिल्ली आप इलाका देखते हैं इतनी बड़ी, मतलब या फिर दिल्ली को आप 4-5 हिस्सों में बांट दीजिए तो 4-5 अलग अलग लॉर्ड हुआ करते थे, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक, है ना। तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और उन्हीं के जो मालिक हुआ करते थे उनको लॉर्ड कहा गया था। और उस ज़मीन पर जो भी उन लोगों ने बसा रखा है अपना गाँव, अपना कस्बा, उसको मेनर कहा गया। अब मेनर में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसी के भीतर में मेनर का अपना मतलब कि जो लॉर्ड है उसका घर हुआ करता था, जिसके ऊपर उसके अंडर में बहुत सारे गांव वगैरह हुआ करते थे, मतलब 50-60 गांव आप तो यूं ही समझ लीजिए। और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो वहां पर रहते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम साइज ऑफ मेनर की बात करें तो अगर कोई छोटा मेनर अगर बना हुआ है तो उसमें कितनी फैमिली रहती होगी, 12 से 15 फैमिली रहती होगी। और कोई बड़ा मेनर है तो वहां पर 50 से 60 फैमिली, मतलब बेसिकली आप एक गाँव की तुलना कर सकते हैं कि एक बड़ा मेनर का मतलब है कि पूरा का पूरा उसने एक गांव बसा रखा है अपने अंडर में, और वो सभी लोग लॉर्ड के प्रति सेवा भाव करते हैं एक तरीके से। कंपोनेंट्स की बात करें कि जो मेनर का घर था उसमें क्या क्या होता था, तो उसमें खेती की जमीन हुआ करती, फॉरेस्ट हुआ करता था, हंटिंग के लिए या फिर मान लीजिए भैंसों को चराने के लिए चारागाह हुआ करते थे, वहां पर चर्च भी होता था, किला वगैरह भी होता था और चक्की भी हुआ करती थी। तो ये सभी चीजें कहां पर होती थी भाई, एक मेनर के अंतर्गत रहती थी। मतलब ये समझिए कि एक जो शहर होता है ना, वो पूरा का पूरा जो शहर था वो बसाया गया था मेनर के भीतर में। इकोनॉमी की बात करूं तो भाई जो मेनर्स हुआ करते वो सेल्फ सफिशिएंट थे। ठीक है, बस इनके पास से लग्जरी गुड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट हो गया, फाइन क्लॉथ हो गए, वेपन्स हो गए, वेसल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब वो लोग बाहर से मंगाते थे। लेकिन बाकी चीज़ें जो थे इनके पास हुआ करती थी बेसिकली, जिससे उनका जीवन वगैरह चलाना हो। और इसके अलावा इसी में उनका अपना घर वगैरह भी हुआ करता था, और इसी में वो कुछ ज़मीन जो थे अपने योद्धाओं को दे देते थे, जिसको हम नाइट कहा करते हैं। नाइट यानी कि क्या बोला मैंने, योद्धा। ठीक है, वही योद्धा कौन है, वही योद्धा हैं जो जमींदार के लिए लड़ेंगे आगे चल के, तो उनके लिए भी जमीन इसी मेनर में दे दी जाती। तो मेनर आपको समझ आ गया होगा कि मेनर जो आपका एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमें इतने सारे मतलब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। बेसिकली आप ये समझिए कि 50 से 60 जो लोग हैं वो किसी गाँव में रह रहे हैं, और उस गाँव का एक मालिक है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉर्ड बोल रहा हूँ, और वो उसकी सारी की सारी उसी की ज़मीन है, और उस पूरे हिस्से को मैं क्या बोल रहा हूँ, मेनर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेनर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द 3 फील्ड सिस्टम। तो 3 फील्ड सिस्टम क्या है भाई, ये जरा जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो आपका मिडिएवल यूरोप था उन्होंने अपनी कृषि को एडवांस करने के लिए, ताकि वो कृषि का सही तरीके से उपयोग कर सकें, उन्होंने अपने खेतों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, कि जिसको हमने क्या बोला भाई, 3 फील्ड सिस्टम बोला। इसमें क्या करते थे कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था उसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते थे। और जो पहला वाला जो क्रॉप था, बेसिकली जो पहली फील्ड हुआ करती थी उसमें गेहूं और राई बोते थे, जो दूसरा वाला था उसमें मटर और सेम बोते थे, और तीसरे वाले को खाली छोड़ देते थे। और इसी के जरिए आप ये समझिए कि एवरी ईयर जो थी क्रॉप जो थी वो रोटेट हुआ करती थी, ताकि जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो एक तरीके से इंक्रीज वगैरह हो सके। और इसीलिए मिडिएवल यूरोप में 3 फील्ड सिस्टम को अपनाया गया था। तो ऐसा होता है हर जगह पर, जहां पर हम क्या करते हैं कि लगातार किसी भी जमीन पर खेती हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप लगातार किसी भी जमीन पर लगातार खेती करोगे तो उसके अंदर की जो भी फर्टिलिटी है वो खत्म सी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस फर्टिलिटी को वापस लाने का एक ही तरीका है कि उसको कुछ टाइम के लिए छोड़
दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा ही मिडिवल यूरोप में था कि भाई वो ज़मीनों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते थे और इसके अलावा अलग अलग फसलें उगाते थे ताकि जो पोषक तत्व हैं सबके ख़त्म ना हो, थोड़े थोड़े मात्रा में बने रहें एक तरीके से, और जो खाली ज़मीन छोड़ी है उस पर अगले साल खेती कर लेंगे। तो इस तरीके से मिडिवल यूरोप में खेती को किया जाता था ताकि जो उनकी ज़मीन है वो अच्छी बनी रहे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइब द 3 फील्ड सिस्टम का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी इन यूरोप, यानी कि 14th सेंचुरी में यूरोप में कौन सा एक तरीके से आर्थिक संकट आया था, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण तो यही है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर क्लाइमेट चेंज हो गया था, जो कि मतलब ये समझिए कि पहले वहाँ पर गर्मी उतनी हुआ करती थी, मतलब थोड़ी बहुत हुआ करती थी, लेकिन उस गर्मी का स्थान बहुत ही हार्श विंटर ने ले लिया, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग सीजन था जिसमें फसल उगाया करते थे उनके लिए खत्म, एक तरीके से वो जो सीजन था वो कम पड़ गया, जिसकी वजह से जो फसलें होंगी वो क्या होंगी, खराब होंगी। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, पुअर हार्वेस्ट। तीसरा ये हुआ कि जब फसलें वगैरह उगी नहीं, अकाल वगैरह पड़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, भूखमरी वगैरह छाने लगी, और इसकी वजह से वहाँ पर आप ये समझिए कि महामारी भी हो गई। महामारी तो वैसे किसी और कारण से हुई थी, लेकिन उसकी वजह से, भूखमरी की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। और इसी बीच में क्या होता है कि जो आपका मिडिवल यूरोप है ना, वहाँ पर चूहे आ जाते हैं बाहर से, जो भी व्यापार वगैरह होता है ना, तो उस जहाज के जरिए चूहे आ जाते हैं और उन चूहों से एक बीमारी पहले फैला करती थी, जैसे कि आपने कोविड-19 सुना होगा। ठीक है, तो ऐसी ही एक बीमारी थी उस वक्त मिडिवल यूरोप में फैलती थी, जिसका नाम था भाई प्लेग। ठीक है, तो जो प्लेग था इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाते थे, ये समझिए आप। और ये समझिए कि उस वक्त में यूरोप की जो जनसंख्या थी 73 मिलियन से घट करके 45 मिलियन आ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या में गिरावट आई, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो प्लेग महामारी से मारे जाते थे। और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आपका यूरोप है उसमें काफ़ी दिक्कतें देखने लगी। इसके साथ में कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी सोना और चांदी की जो खदानें थी वहाँ पर ये मिलना बंद हो गया, सोना और चांदी, जिसकी वजह से कॉइन्स नहीं बने, और कॉइन्स नहीं मिले तो यहाँ पर व्यापार में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल गई। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ सॉइल एंड गोल्ड कॉइन्स, तो ये सब कॉजेस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। कहाँ पर भाई, यूरोप में। अब बात करता हूँ मैं इसके परिणाम की। तो परिणाम में पहला तो यही हुआ कि भाई जो भी अशांति थी वो फैलने लगी, जो भी किसान थे वो विद्रोह करने लगे, क्योंकि कुछ था नहीं खाने पीने को, और रेट वगैरह बढ़ गए बेसिकली, आप ये समझिए। साथ में जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। जो लैंड रिवेन्यू था, जो लॉर्ड्स थे, उनको पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई खेती हुई नहीं है तो पैसा वो देंगे कहाँ से, जो भी किसान वगैरह हैं। तो जो भी लैंड रिवेन्यू था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला गया। इसी के साथ में क्या हुआ कि जो मूल्य और जो लाभ है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी सामान यहाँ पर मिल नहीं रहा था, तो प्रॉफिट वगैरह होता नहीं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो आपका यूरोप था उसकी जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज़्यादा वीक होती चली गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या जब कम हुई तो जो मजदूरों की संख्या थी उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि उसमें कमी आ गई। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो वेजेस थे वो अपने आप ही क्या हो गए, वो राइज हो गए, यानी कि बढ़ने लगे, क्योंकि मजदूर आपके पास कम है तो नॉर्मल सी बात है हर काम के लिए कोई अवेलेबल रहेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मजदूरी के जो रेट हुआ करते वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी इन यूरोप। और आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो से तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं, और मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, मैंने इस 11th क्लास की हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। साथ में ही आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं amreshacademy.in, जिसमें मैंने हर टाइप के जो नोट्स हैं वो रख रखे हैं आपके क्लास के हिसाब से भी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अमरेश अकेडमी के नाम से भी, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो चाहिए, नॉर्मल सी बात है, मुझे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं क्या करूँगा भाई, वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, सी यू, टाटा और बाय बाय।